नमस्कार। प्रदर्शन की मनुष्य जाति में एक अनूठी इच्छा होती है, चाहे वो धन का प्रदर्शन हो या ज्ञान का प्रदर्शन हो। जिसकी जैसी हैसियत होती है वो उस हिसाब से उसका प्रदर्शन करता है। धन का प्रदर्शन करने के लिए आदमी महंगे शादी ब्याह करता है, बड़ी बड़ी पार्टीज देता है, महंगी गाड़ियाँ खरीदता है, ऊंचे ब्रांड्स खरीदता है। नमस्कार। मनुष्य जाति में प्रदर्शन का एक अनोखा रोग होता है। उसे प्रदर्शन करने की बहुत आदत होती है, चाहे वो प्रदर्शन धन का हो या ज्ञान का हो। सभी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उसका प्रदर्शन करते हैं। धन अधिक है तो आदमी महंगे शादी ब्याह करता है, महंगे ब्रांड्स खरीदता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है और उसका प्रदर्शन करता है। ज्ञान अधिक है तो व्यक्ति किताबें लिखता है और उसका मतलब जहाँ नहीं मांगी जाती है वहाँ भी उसकी सलाह दे दी जाती है। प्रदर्शन तक ठीक है, लेकिन अगर वो प्रदर्शन भौंडा दिखने लगे, जिसे हम भौंडा प्रदर्शन करते हैं, तो वो तो एक बहुत ही निहायत ही बकवास सी चीज़ है या कहें बेकार की चीज़ है। इसी पर एक व्यंग है, अपनी अपनी हैसियत। तो चलिए शुरू करते हैं। अखबार खत्म हो जाता है तो विज्ञापन पढ़ने लगता हूँ। यूं अखबारों में होता भी क्या है, रोज रोज वही वही समाचार। उसने पैसा खाया था, उसकी पोल खुल गई, उसकी तलाशी हो गई, वो गिरफ्तार हो गया। मैंने तब उन केंद्रों के इर्द गिर्द था जहां पैसे खाए जाते थे और ना उन केंद्रों के इर्द गिर्द हूं जो पोल खोल रहे हैं। मैं वहां भी कहीं नहीं हूं जहां पैसे खाने के नए अड्डे खुल गए हैं। यानी अपने जमाने के इतिहास के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं है। मेरे हिस्से में सिर्फ इतिहास की कसम खाने का काम पड़ा है। तो समाचारों पर सरसरी निगाह डालकर मैं विज्ञापन पढ़ने लगता हूँ, खासकर दिल्ली के होटलों के। इसमें बड़ा रस आता है। अशोक होटल में फ्रेंच पकवान, वाह। जनपद होटल में, गुलनौर रेस्तरा में मुगलई भोजन, अकबर होटल में बारे कबाब। पढ़ते पढ़ते लगता है मेरे मुंह में चिकन मुगले घुस गया है और मैं इस स्वाद के साथ घर की दाल रोटी खा लेता हूँ। वंचित की यही संपूर्ण क्रांति होती है कि वो अपनी दाल रोटी के साथ कल्पना में अशोक होटल चबाकर संतुष्ट और चुप हो जाए। आज सब होटलों में जीव चुका तो एक खास विज्ञापन ध्यान दिया। ऐसा कोई विज्ञापन रोज ही छपता है, पर पहले मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। विज्ञापन में अक्सर किसी वृद्ध का चित्र होता है। मैं समझता था कि यह गुमशुदा की तलाश का विज्ञापन होगा, जैसे उन लड़कों के बारे में छपता है जो फिल्मी हीरो बनने बंबई भाग जाते हैं। बूढ़े भी घर से भागने लगे। अजीब बात है। लड़कों ने छपाया होगा, पिताजी आप जहां भी हो लौट आइए, आप गए हैं तब से माँ की हालत बहुत खराब है। इस वाक्य को पढ़कर तो बुढ़ऊ कभी घर वापस नहीं आएंगे। नहीं, बुढ़ऊ भागे नहीं है। ऊपर बड़े अक्षरों में छपा है इन मेमोरियम, यानी स्मृति में। नीचे बुढ़ों के बेटों का नाम है, साथ ही कंपनी का नाम, पता और फोन नंबर है, जिससे वृद्ध की याद में किसी को रोना आ जाए तो फौरन कंपनी का सामान खरीद ले और दुख दूर हो जाएगा। यो कोई लाला जी थे। लाला ने कोई कंपनी खोल डाली थी, अच्छा किया। लाला कोई बाल काटने की दुकान थोड़ी खोलते। लाला जी की कंपनी खूब चल निकली, यह भी शुभ हुआ, वरना बेटों को बाप की खर्चीली अखबारी याद का कोई कारण नहीं होता। इसी तारीख को लाला जी की मृत्यु हुई थी, यह भी अच्छा हुआ, क्या पता आगे कंपनी डूब भी सकती थी। लाला जी की कंपनी के बेटों ने खूब तरक्की की। सपूत ऐसे ही होते हैं। बेटे लाला जी को आज एलानिया याद कर रहे हैं, क्यों नहीं करें। ऐसा बाप ही तो याद करने लायक होता है जो कंपनी जमा कर फौरन दुनिया छोड़ दे। लाला जी गए कहाँ? लड़कों को यह भी ठीक मालूम है, छपा है हु लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, यानी जो अपने स्वर्गीय निवास को पधार गए। स्वर्ग में लाला नगर कॉलोनी का बंगला नंबर 5 लाला जी के लिए पहले ही रिजर्व होगा। मेरे पिता की मृत्यु को भी कई साल हो गए, मुझे अभी तक पता नहीं कि वे कहाँ हैं, स्वर्ग में या नरक में। पुनर्जन्म हो गया कहीं नहीं है। मुझे उनकी याद में उनका फोटो छपाने की भी प्रेरणा नहीं हुई, क्योंकि वे धंधा जमा कर नहीं, उजाड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने सही पिता पर स्थापित ही नहीं किया। लाला जी ने यही पिता पर स्थापित करके असार संसार छोड़ा और सार रूप धंधा जमा गए। लाला जी स्वर्गीय हो गए और मेरे पिता सिर्फ मरे। अंग्रेजी में मरे को दी लेट कह देते हैं, हम उसे स्वर्गीय या दिवंगत कहते हैं। विश्वासों और संस्कारों का छल भाषा में भी आ जाता है। बेटों को क्या पक्का पता है? मुझे शक है लाला जी शायद पुनर्जन्म हो चुका हो। मनुष्य जन्म दोबारा 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिलता है। लाला जी इतने जल्दी मनुष्य तो बने ना होंगे। हो सकता है कि श्वान योनि में चले गए हों और अपने कारखाने के फाटक पर ही हों। बेटों को क्या पता कि वे जो कारखाने के फाटक पर भौंकते हैं वे पूज्य पिताजी ही हैं।
वे मजमून नहीं पढ़ेंगे और घबराहट में अखबार छिपा लेंगे कि कहीं वो देवता इनाम के लोभ में इन्हें पकड़वा न दे। ये बेटे लाला जी को क्यों दुखी और परेशान करते हैं? इस अखबार को उस कारखाने के कर्मचारी भी देखेंगे। वे शायद कहें, यही है वो दुष्ट लाला, मजदूरों का खून चूसता था, कितनी कम तनख्वाह देता था और कितना काम लेता था। मजदूर एक दिन बीमार पड़ जाए तो पैसा काट लेता था। अब रौरव नर्क भोग रहा होगा। व्यापारी भी इसे देखेंगे। वे शायद कहें, अरे आज सवेरे किसका मुंह देख लिया, अरे इस लाला ने जिसका पैसा लिया वापस नहीं किया, इसके नाम को कई लेनदार रो रहे हैं। मेरी सलाह मानते तो मैं इन पिता भक्तों से कहता, उमर दराज पिताजी की फोटो इस तरह मत छपाया करो, लोग उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, उनकी दबी हुई बदनामी उभर आती है। पर लड़के मेरी बात नहीं मानते। पिता का फोटो छपाना उनके लिए सजावट और विज्ञापन है। जिस दिन लाला जी मरे उस दिन उनका फोटो छपाना लड़कों के लिए वैसा ही है जैसे दीवारी पर नया रंगीन साइन बोर्ड बनवाना। वरना लाला जी को कौन जानता, किसे मतलब है कि उन्होंने कौन सा पराक्रम किया, किसे इससे गरज है कि वे मरे कि नहीं और कब मरे। मगर लड़कों ने लाला जी की याद को राष्ट्रीय महत्व दे डाला। क्या है कि पैसा ऊपर हो जाता है तो वो अपना रूप प्रकट करना चाहता है। वो अकुलाता है कि मैं हूं और दिख ही नहीं रहा हूं, मैं अपने को अभिव्यक्त करूं। और पैसा इस तरह फूट कर प्रकट हो जाता है जैसे पके फोड़े का मवाद। फूहड़पन के लिए भी हैसियत चाहिए। मेरी हैसियत नहीं है कि तो लाला जी के बेटों पर हंस रहा हूं। पैसा और फूहड़पन दोनों आ जाए तो मैं गहरा रंग खरीद कर चेहरे को रंगवा लूं, एक गाल पीला, दूसरा लाल, नाक हरी, कपाल नीला। मेरे सामने एक पैसे वाले युवक की शादी का निमंत्रण पत्र रखा है, कई रंगों का है। इतने गहरे रंग है कि पढ़ा ही नहीं जाता कि शादी के बारे में लिखा है या श्राद्ध को। वर की तस्वीरें भी हैं, बैठे हुए, सोचते हुए, लिखते हुए, सितार बजाते हुए। मुझे मालूम है ये युवक लेन देन के मामलों में कई बार पिट भी चुका है। एक फोटो इसका भी छपना था, वर जूते खाते हुए। इस निमंत्रण पत्र को देखकर मतली आती है। फोड़ा फूक कर पक कर फूट गया और मवाद बिखर गया। कल इधर एक बारात आई थी। मजदूरों के सिर पर कई गैस बत्तियां रखी थी। दूल्हे की सजावट ऐसी कि वधु को उसे देखकर उल्टी हो जाए। 2 बैंड और इनके साथ ही लाउड स्पीकर। बड़ा घमासान कोलाहल। बारातियों को विभिन्न रंगों से पोत दिया होता तो और अच्छा होता। मेरी दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था जो मैंने निकलवा दिया। बड़े व्यापारी का कैलेंडर था। उसमें धन की देवी लक्ष्मी फूल पर बैठी है। फूल में सौंदर्य होता है, गंध होती है, कोमलता होती है, मगर ये लक्ष्मी फूल को कुर्सी समझकर उस पर बैठी है। धन की देवी है ना। जब इसका यह हाल है तो देवी के कृपा पात्र फोड़पन क्यों नहीं करेंगे? फिर भी मैं कहता हूं, देवी तू अपनी बैठक बदल ले, सिंहासन पर बैठ और हाथ में फूल ले ले या फूल जूड़े में खोस ले, फिर तू जिसे चाहे धन दे। हाँ, मगर उसके साथ ही थोड़ी सी सुरुचि 1-8 किलोग्राम दे दिया कर। इससे इन्फेक्शन नहीं होगा और संपन्नता के फोड़े से बदबूदार मवाद नहीं बहेगा।